हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। मैं हूं आशु और आज हम डिस्कस करेंगे 26 जून 2021 के करंट अफेयर, जिसमें से दो बेस्ट इमेजेस आप यहां पे देख रहे हो। लेकिन आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है करियर्स क्लाउड। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद आप अपनी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करें और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। इसका प्राइस दोस्तों बहुत कम है। एक बार आप चेक करेंगे, आप खुद कहेंगे कि इतने कम प्राइस पे हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है इसमें कि 90 से 95% तक हम वो करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे। यही जेन्युइनिटी है अफेयर्स क्लाउड की, यही हार्डवर्क है हमारी टीम का। लेकिन हम आपको ये करंट अफेयर्स किस तरह से प्रोवाइड करेंगे। आपको मिलेंगे डेली करंट अफेयर। डेली में 3 तरह की चीजें होंगी। डिटेल करंट अफेयर मिलेंगे, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और एक होगा क्विज जो कि आप डेली हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। वीकली करंट अफेयर होंगे। वीकली में 3 तरह के सेक्शंस होंगे। डिटेल करंट अफेयर, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, और एक होगा क्विज जो कि आप हर हफ्ते हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। मंथली करंट अफेयर्स होंगे। मंथली में 4 तरह की पीडीएफ होंगे। डिटेल पीडीएफ, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में करंट अफेयर, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर में, और पॉकेट पीडीएफ जिसमें 2 लाइनर 3 लाइनर में करंट अफेयर्स मिलेंगे, जिसमें आप जल्दी जल्दी में करंट अफेयर को रिवाइज कर सकते हो। और गाइस इसी के साथ हम आपको दे रहे हैं स्मार्ट पीडीएफ, जिससे कि आप अपने करंट अफेयर्स को और भी बेहतर बना सकते हो, जिसको हम कहते हैं टॉपिक वाइज करंट अफेयर। 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेके आ रहे हैं, जिसकी अलग अलग पीडीएफ मिलेगी। मतलब एक टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो आपको एक ही पीडीएफ के अंदर मिल जाएगी। बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन मिल रहा है। जो बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनको 3 चीजें मिलेंगी, डिटेल और क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट ऑफ करंट अफेयर बैंकिंग एंड इकोनॉमी का, और एक होगा क्विज जो कि हर महीने आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर दे सकते हैं। और अगर आप पास्ट जितना भी करंट अफेयर हो चुका है 2021 का, लाइक 5 महीनों का, वो आप एक ही पीडीएफ से रिवाइज करना चाहते हो तो एग्जाम पीडीएफ को उठा सकते हैं। बजट और इकोनॉमिक सर्वे आपको मिल रहा है। डिटेल तो मिलेगी मिलेगी। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर जो आपको एग्जामिनर पूछ सकता है यहां से, वो भी आपको मिल जाएंगे। स्टेट करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। अगर आप कोई स्टेट का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको ये जरूर काम आएगा, और हम हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर कर रहे हैं। तो गाइस ये सारी चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर मिल रही हैं। सिर्फ आपने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, लॉगिन कर लें ईमेल आईडी के थ्रू, और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल की या 2 साल की सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं। इसका प्राइस बहुत ही कम है। मेरे कहने से एक बार चेक जरूर करें, और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और गाइस अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस ईमेल आईडी पे हमें संपर्क करें, या फिर इस नंबर पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो 26 जून 2021 का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यार मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हो आप हमें, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया। मतलब कौन सी स्टेट जो है वो पूरे इंडिया की पहली स्टेट बन चुकी है जो रेबीज से फ्री हो चुकी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रेबीज है वो क्यों फैलता है, वो डॉग्स के काटने से जो वो फैलता है। तो वो फ्री हो चुका है उससे। पिछले 3 साल से कोई भी केस जो है वहां पे नहीं देखा गया। और वो स्टेट कौन सी है? गोवा। तो आप यहां पे देख सकते हो, गोवा इज द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। और साथ ही साथ याद रखना है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट भी है जिसका नाम है मिशन रेबीज, जिसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है गोवा को रेबीज फ्री बनाने के लिए। और साथ ही साथ इन्होंने एक इमरजेंसी हॉटलाइन भी स्टेट ने स्टैब्लिश किया था। 24 घंटे जो काम करता है वो सिर्फ रेबीज सर्विलेंस और रैपिड रिस्पॉन्स टीम जब डॉग बाइट करता है तो उसके बारे में। लेकिन 3 साल से पिछले में कोई भी केस जो है वो नहीं देखा गया। ये जो गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने हमें जो है वो ये जानकारी दी। और गोवा के चीफ मिनिस्टर आपको पता ही है कौन है, प्रमोद सावंत जी। तो इस चीज को थोड़ा सा याद रख लेना। और गोवा के बारे में जरूर याद रखेंगे, कैपिटल तो पणजी है, गवर्नर जो है वो भगत सिंह किशोरी हैं। भगत सिंह किशोरी यही महाराष्ट्र के भी गवर्नर हैं। चीफ मिनिस्टर जो है वो प्रमोद सावंत जी हैं। और यहां पे 2 नेशनल पार्क्स आपने याद रखने हैं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मोलम नेशनल पार्क, सेकंड है महावीर, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये दोनों याद रखेंगे आप। तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच इंस्टीट्यूट रैंक द बेस्ट इन इंडिया इन क्यूएस एग्जीक्यूटिव MBA रैंकिंग 2021 ऑफ क्वैक्वेरेली सीमेंट्स। तो सबसे पहले इसमें याद रखना है कि क्वैक्वेरेली सीमेंट्स जो है इसने ये रैंकिंग को जारी किया है, लेकिन ये सिर्फ MBA कॉलेजेस की रैंकिंग है और पूरे वर्ल्ड लेवल पे ये रैंकिंग को निकाला गया। लेकिन इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट ने टॉप किया है? वो है दोस्तों इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। और टॉप 100 में जो पूरे ग्लोब में 100 की लिस्ट है उसमें सिर्फ एक ही इंडियन इंस्टीट्यूट है, और वो कौन सा है? IIM बेंगलुरु। तो आप यहां पे देख सकते हो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, लेकिन MBA की रैंकिंग
रैंकिंग है ये IIM बेंगलुरु की जो है उसने टॉप किया है। तो इसको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि IIM बेंगलुरु जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले याद रखना है कि किसने रैंकिंग को इशू किया है, क्वैकरली सीमेंट्स। आपने याद रखना है कि कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। और ग्लोबली मतलब इंडिया में तो उसका फर्स्ट स्पॉट है, लेकिन ग्लोबल लेवल पे जो लिस्ट है टॉप 100 की उसमें 39th रैंक है इसका। और टॉप लेवल पे कौन सा MBA का इंस्टीट्यूशन है, वो है HEC पेरिस, जो कि कहाँ पे होगा, फ्रांस में। वो टॉप करता है इस रैंकिंग को। अगर हम ओनली एशिया पैसिफिक कैटेगरी के अंदर देखेंगे तो IIM बेंगलुरु का रैंक जो है वो कौन सा है, 10th है। याद रखेंगे कौन सा रैंक है, 10th रैंक है। और इसमें बहुत से जो पैरामीटर्स हैं उनको कंसीडर किया गया है, लाइक करियर आउटकम, डाइवर्सिटी कितनी है, कहाँ से कितने लोग आए हुए हैं, एम्प्लॉयर रेपुटेशन क्या है, प्रोफाइल क्या है कॉलेज की, या MBA एग्जीक्यूटिव प्लेटफॉर्म के जो टीचर्स हैं उनकी जो प्रोफाइल है वो क्या है, लीडरशिप कैसी है। तो ये सारी चीजें देख के जो है वो रैंकिंग निकाली गई, स्कोर निकाला गया है। और IIM बेंगलुरु का 61.8 स्कोर है, लेकिन इसको आपने याद नहीं रखना। टॉप इंस्टीट्यूशन, इंडिया का टॉप इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल टॉप इंस्टीट्यूशन, और इंडिया का ग्लोबल लेवल पे रैंक जो है वो कितना है। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमने कवर किया था लाइक कुछ ही दिन पहले, कि जो इनकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 है, मतलब अभी तो इन्होंने जो है वो MBA कॉलेजेस की निकाली है, इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कवर किया था उसमें इन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग निकाली थी, जिसको 2022 नंबर दिया गया था, जबकि 2021 की रैंकिंग, मतलब ये एक साल जो है वो आगे चलते हैं। और इसमें IISc बेंगलुरु ने टॉप किया था। तो याद रख सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो टॉप था वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कवर कर चुके, 2 ही थे आज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। और गाइस मोटिवेशन प्रोवाइड करें, लाइक करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम, शेयर करें मैक्सिमम टू मैक्सिमम। और पहला क्वेश्चन है, विच स्टेट साइंड MOU विद द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो यहां पे दोस्तों आपके पास स्टेट आएगी कौन सी, महाराष्ट्र। तो ये किसने साइन किया दोस्तों, महाराष्ट्र ने साइन किया है। साइन करने का पर्पस क्या है, कि इन्होंने कहा है कि जो क्लीन एनर्जी से रिलेटेड या ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप्स होंगे उनको हम प्रोत्साहन देंगे, और यूनाइटेड किंगडम के साथ ये टाई अप किया गया है। तो आप यहां पे देख सकते हो, महाराष्ट्र साइंड MOU विद द यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजिकल स्टार्टअप इकोसिस्टम को महाराष्ट्र के अंदर प्रमोट करना। इसके लिए एक प्रोग्राम जो है वो एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम के अंतर्गत जो है वो इसको चलाया जाएगा। और एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम का दोस्तों मेन मकसद यही है कि इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के जो स्टार्टअप्स हैं वो एक्सपैंड कर सके इंटरनल लेवल पे भी, और मार्केट में एंटर करने से पहले उनको सब तरह की चीजें जो हैं वो प्रोवाइड की जा सके। तो इसका मतलब ये MO जो है वो और भी ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप इकोसिस्टम को, क्योंकि उनको टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है वो सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो एक्ट फॉर ग्रीन आपने याद रखना है, और ये प्रोग्राम इंडिया और यूके को बाय डिफॉल्ट उनके स्टार्टअप्स को एक्सपैंड करने में हेल्प जरूर करेगा। तो यहां पे आपके लिए स्टेट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र। दोस्तों महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर आपको पता है उद्धव ठाकरे जी हैं, और इनके जो गवर्नर है मैं अभी बता के हटा हूं, गोवा के सेम है, भगत सिंह केशोरी जी। और यहां पे 2 नेशनल पार्क याद रखोगे, एक तो तदोबा नेशनल पार्क, एक संजय गांधी नेशनल पार्क, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। 16th मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड हो गया कि सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई किसकी, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। कहां पे हुई है ये, अगर आपको ये पता है कि SCO की चेयरमैनशिप किसके पास है 2021 की, तो आप आंसर आराम से दे सकते हो। मैं आपको बता देता हूं कि SCO की 2021 की जो चेयरमैनशिप है वो तजिकिस्तान के पास है, और तजिकिस्तान की आपको कैपिटल दोस्तों पता ही है। तो बाय डिफॉल्ट जो मीटिंग है वो कहां पे हुई होगी, कैपिटल में। कैपिटल का नाम है दुशानबे। तो याद रखना है दोस्तों, एग्जैक्ट प्लेस आपको जो है वो पूछा जा सकता है कि कहां पे ये मीटिंग हुई है। तो दुशानबे याद रखना है, तजिकिस्तान याद रखना है, और इस साल की जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसकी आपको चेयरमैनशिप पता होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको रिकॉल करवा देता हूं, G7 की 2021 की चेयरमैनशिप के पास किसके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। G20 की 2021 की चेयरमैनशिप किसके पास है दोस्तों, ये है आपकी इटली के पास, याद रख सकते हो। और इसी के साथ ब्रिक्स की चेयरमैनशिप तो मेरे ख्याल से बहुत कम बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा, इंडिया के पास है दोस्तों 2021 की। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, एशियान की याद रखोगे, ब्रुनई के पास है, ब्रुनई के पास है। और सारी कंप्लीट हो चुकी है, G7, G20, SCO, ब्रिक्स, एशियान, तो सारी की सारी जो है वो दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया की तरफ से किसने इसको अटेंड किया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल जी ने 16th मीटिंग SCO की दुशानबे में जो हुई है उसको अटेंड किया है।
और आप ये याद रख सकते हो कि इसमें मेन इशू क्या होगा, सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड जो है वो बात हुई होगी। स्पेशली जो अफगानिस्तान के अंदर आप कह सकते हो रीजनल और रिलीजन बेसिस पे पॉलिटिक्स चल रही है, उसके ऊपर जो है वो फोकस हुआ है। लेकिन इंडिया ने स्पेशली कहा है कि जो पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो है नई टेक्नोलॉजीज जो टेररिस्ट यूज करते हैं उनको भी हमें जो है वो किसी ना किसी तरह से रोकना होगा, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीजें जो है वो टेररिस्ट भी यूज कर रहे हैं, तो उसको रोकना होगा। और एससीओ के बारे में याद रख सकते हो, शंघाई कॉर्पोरेशन जो है वो 2001 में स्टैब्लिश की गई थी। इसका मेन मकसद जो है वो क्या था कि जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी अलायंस है कंट्रीज के बीच में, वो बनाई जा सके। और आपको पता होना चाहिए कि 2001 में जब इसको स्टैब्लिश किया गया था तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो शंघाई चाइना था। आज भी जो है वो जो शंघाई चाइना जो है वो नहीं है, आज जो है वो बीजिंग चाइना है। तो याद रखना है, शंघाई में इसको स्टैब्लिश किया गया था लेकिन इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। और इसकी मेंबर कंट्रीज दोस्तों कितनी है? 8 हैं। याद रखोगे, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। ये तो सिंपल है, ये तो याद रहेगा। और 4 जो है वो सेंट्रल एशिया की कंट्रीज जो है वो भी याद रखोगे। सेंट्रल एशिया की कौन कौन सी कंट्रीज है इसमें? वो है कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। तो चारों की चारों दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये 4 सेंट्रल एशिया की कंट्रीज होगी। रशिया, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये 8 कंट्रीज है, लेकिन 4 ऑब्जर्वर भी हैं। ये भी आपके पूछ सकता है एग्जामिनर। अफगानिस्तान है दोस्तों इसके अंदर, ऑब्जर्वर के अंदर बेलारूस है, और इसके अंदर जो है वो ईरान है और मंगोलिया है। तो ये याद रखोगे, क्योंकि चाइना और रशिया के बीच में ये आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है मंगोलिया, ठीक है। तो ये भी जो है वो ऑब्जर्वर है। बेलारूस है, ईरान है और साथ में अफगानिस्तान है। और रिसेंटली एक ज्वाइंट टेररिज्म एक्सरसाइज हुई थी दोस्तों, हमने इस क्वेश्चन को कवर किया था, पबजी एंटी टेरर 2021। ये एक्सरसाइज दोस्तों जो है वो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है, जिसका डेमो वर्जन तो हो चुका है लेकिन मेन एक्सरसाइज जो है वो अभी होनी है। तो ये याद रखना है, पबजी एंटी टेरर एक्सरसाइज शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना, 2001 में इसको बनाया गया था, 2021 की चेयरमैनशिप तजिकिस्तान के पास है। तो ये सारी चीजें करने के बाद अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। विच बैंक लॉन्च्ड आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन फॉर द हेल्थ केयर सेक्टर? तो यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है कीवर्ड? आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। और ये कौन प्रोवाइड करेगा हेल्थ केयर सेक्टर को दोस्तों? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा। तो आप यहां पे देख सकते हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। और इसमें लोन जो है वो अप टू 100 करोड़ रुपीस, बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी, और पूरे हेल्थ केयर इकोसिस्टम को प्रोवाइड की जाएगी। और 10 साल का जो है वो इसके अंदर टाइम पीरियड रखा गया है इसको रीपे करने के लिए। और इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एसबीआई का जेए का एग्जाम आ रहा है, तो आपको वहां पे ये हेल्प करेगा। और ये लोन क्यों दिया जा रहा है? ताकि कोरोना वायरस पैंडेमिक से लेके हम हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर सकें, उसको मजबूत कर सकें। तो उसमें दोस्तों 3 कैटेगरीज जो हैं वो बनाई हुई हैं। 3 कैटेगरीज का मतलब है यहाँ पे कि अगर आप कह सकते हो कि मेट्रो सिटीज हैं तो उसमें अप टू 100 करोड़ रुपीस लिया जा सकता है। अगर आप कह सकते हो अर्बन सेंटर्स हैं, जस्ट आप कह सकते हो मेट्रो से थोड़ा सा कम है, तो 20 करोड़ रुपया लिया जा सकता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोन। और अगर आप कह सकते हो इससे भी नीचे है, अर्बन सेंटर से भी नीचे है, तो 10 करोड़ रुपया जो है वो आप ले सकते हो एज ए लोन। ये एसबीआई ने 3 कैटेगरीज बताई हुई हैं, और वो किसी भी तरह से ले सकते हो। आप टर्म लोन ले सकते हो, बैंक गारंटी के बेस पे ले सकते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट ले सकते हो, जिस तरह से आपको सही लगता है। और इवन इसमें कोई कोलेटरल सिक्योरिटी भी आपसे नहीं ली जाएगी, कोई भी कोलेटरल नहीं रखवाया जाएगा अगर आप लोन 2 करोड़ रुपए तक का लेते हो, क्योंकि इसमें फंड जो है वो आप कह सकते हो कि गारंटी स्कीम सरकार की तरफ से, क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, वहां से दिया जा रहा है। तो इसमें कोई खतरा जो है वो बेसिकली नहीं है, या आप कह सकते हो कम है। तो मतलब एसबीआई की तरफ से लॉन्च किया गया। एसबीआई आपको पता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम चेंज करके एसबीआई किया गया था 1955 में, और एग्जैक्ट डेट है एसबीआई एक्ट ऑफ 1955 1 जुलाई। और इसके चेयरमैन दिनेश कुमार खरा जी हैं, हेडक्वार्टर मुंबई है, और टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी बैंक। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। कोलोविया इन पार्टनरशिप विद विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड इंश्योरेंस पॉलिसी? और उस इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम क्या है? वुमेन्स कैंसर शील्ड। तो इसमें कीवर्ड याद रखना है, वुमेन कैंसर शील्ड। क्लोविया दोस्तों आपको पता है वुमेन केयर एक ब्रांड है और एक इनकी ऑनलाइन साइट है, तो वहां पे आप वुमेन से रिलेटेड पर्सनल केयर जो है वो चीजें खरीद सकते हो। और कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने वुमेन कैंसर शील्ड नाम से एक पॉलिसी दी है? वो उस कंपनी का नाम है, उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम है अलायंस इंश्योरेंस।
तो देख सकते हो, क्लोविया पार्टनर विद अलायंस इंश्योरेंस लॉन्च इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। मतलब ये जो क्योंकि नाम से पता लग रहा है वुमेन कैंसर शील्ड, तो ये ब्रेस्ट कैंसर फीमेल पेशेंट्स को कवर करता है इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर। कैसे कवर करेगा? जो कस्टमर्स होंगे वो किसके होंगे? क्लोविया के होंगे। मतलब क्लोविया जो है वो एक तरह का मीडियम होगा जो कि इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड करेगा अपने प्लेटफॉर्म पे कस्टमर्स को। इंश्योरेंस कौन प्रोवाइड करेगा? अलायंस इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। और ये उन कस्टमर्स को दी जाएगी जो क्लोविया की वेबसाइट से कुछ ना कुछ खरीदेंगे, तो उनको साथ में जो है वो पर्टिकुलर इतनी अमाउंट का खरीदने के बाद उनको एक इंश्योरेंस पॉलिसी कवर दिया जाएगा 25,000 रुपए तक का, फीमेल कस्टमर्स को जिनकी एज 18 से 65 के बीच में होगी। तो 3 चीजें इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन सी कंपनी के कस्टमर्स होंगे जो इस पॉलिसी को खरीदेंगे, और पॉलिसी कौन सी इंश्योरेंस कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और इस इंश्योरेंस का जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा? 1 साल का होगा, 1 साल का। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है कि हर 4 मिनट के अंदर जो एक औरत है वो डायग्नोज की जाती है ब्रेस्ट कैंसर से। ये इंडिया का डाटा है दोस्तों। और अलायंस इंश्योरेंस इतनी कोई इंपॉर्टेंट कंपनी नहीं, आपने शायद एक आधी न्यूज इनके बारे में पढ़ी होगी, पूरे 2021 में जितना भी जा चुका है तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लो कि 2003 में इसको बनाया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। लेकिन हमारे पास बहुत सी चीजें और याद करने वाली, तो इसको छोड़ सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन याद रखें जो मैंने आपको बताई हैं। Which organization has approved $125 million program under the Resilient Kerala program? तो इसमें इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है? रेजिलियंट केरला प्रोग्राम। तो ऑलरेडी ये ऑर्गेनाइजेशन रेजिलियंट केरला प्रोग्राम के लिए पहले भी पैसा दे चुकी है। $2050 मिलियन दे चुकी है 2019 में। 2019 में केरला को अलग अलग इनिशिएटिव्स को पूरा करने के लिए पैसा दिया जा चुका है। और वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? वर्ल्ड बैंक। इस बार फिर से वर्ल्ड बैंक ने ये पैसा दिया है, और इसके लिए मेन काम ये होगा कि एक तो हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करें, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट को अच्छा करें, एग्रीकल्चर को अच्छा करें, और खास करके डिजास्टर मैनेजमेंट को जो है वो क्या कर सकते हैं? अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि डिजास्टर आपको पता है कि जब मानसून वापस जाती है तो केरला और तमिलनाडु में बारिश करके जाती है, जिसके कारण जब वहां पे फ्लड्स आ जाते हैं, तो उसको भी रोका जा सकता है इस पैसे के थ्रू। तो वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये दिया गया है, ग्रीन एंड रेजिलियंट केरला बनाना है। और ये केरला को क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट से बचा सकता है, कोविड-19 से बचा सकता है, नेचुरल डिजास्टर जो आते हैं उससे बचा सकता है। इवन इसके लिए इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम भी जो है वो बनाया गया है, जिसमें वो फार्मिंग को और भी अच्छा कर सकते हैं। इवन 400 किलोमीटर का रोड नेटवर्क भी जो है वो इंप्रूव किया जाएगा। इससे रिवर बेसिन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो उसको मजबूत करेगा, जिसका काम ये क्या है कि स्टेट के जो वाटर रिसोर्सेज हैं उसको रेगुलेट किया जाएगा और उनको सस्टेनेबल मैनेजमेंट किया जाएगा उसका, और उसकी यूटिलाइजेशन किस तरह से हो रही है पानी की उसके ऊपर भी फोकस किया जाएगा। तो आपने सिंपली याद रखना है रेजिलियंट केरला, केरला को बेहतर बनाना है। वर्ल्ड बैंक की तरफ से फंड दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो 1944 में की गई थी। आप कह सकते हो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ की गई थी। मेंबर कंट्रीज 189 है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की 190 है। तो कंफ्यूज नहीं होना, आप दोनों की अलग अलग हैं, पहले इकट्ठी थी क्योंकि अंडोरा जो है वो मेंबर बन चुके हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। और दोस्तों इसके जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास हैं, डेविड आर मालपास जो है वो इसके क्या है 13th प्रेसिडेंट हैं। तो सारी चीजें कवर कर चुके हैं। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे। Who will be the chairman of the committee formed by International Financial Services Center Authority to examine ship financing and leasing? तो शिपिंग सेक्टर में आप कह सकते हो मैरीटाइम सेक्टर को और इंप्रूव करने के लिए, ताकि हमारी सिक्योरिटी आप कह सकते हो या ट्रेड जो है वो इंक्रीज हो सके, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी की तरफ से कमेटी बनाई गई है और उसके हेड कौन होंगी? वंदना अग्रवाल होंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो वंदना अग्रवाल का चेहरा, ताकि आपको न्यूज जो है वो लंबे समय तक याद रहें। तो शिप फाइनेंसिंग एंड लीजिंग के लिए, ताकि शिप जो है वो आए और साथ ही साथ जो है वो उसमें हम ट्रेड को इंक्रीज कर सकें और भी बेहतर कर सकें। तो ये सुजेशंस देगी पूरी की पूरी कमेटी किस काम के लिए? ये सुजेशन देगी कि हमें किस तरह से लीगल प्रैक्टिसेस को बनाना है, टैक्सेस को हमने जो है वो रेगुलेट करना है, किस तरह का फ्रेमवर्क होगा ताकि शिप फाइनेंसिंग और लीजिंग के ऊपर काम कर सकें। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है वो 2020 में इसको बनाया गया, 2019 का इसका एक्ट है। इसका हेडक्वार्टर गिफ्ट सिटी में है दोस्तों। गिफ्ट सिटी का मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी की जो है वो बात कर रहा हूं। तो इसको
याद रखना है। और साथ ही साथ इसमें एक बात और याद रखेंगे, हेडक्वार्टर गांधीनगर गुजरात में होगा। और फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है इसके, इंजेती श्रीनिवास। अभी भी चेयरमैन कौन है, इंजेती श्रीनिवास ही है। तो शिपिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी है, उन्होंने ये कमेटी बनाई है और कमेटी को अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है 3 महीने के अंदर अंदर। तो इसको याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियर कैपेबल सबसोनिक क्रूज मिसाइल। याद रखना है, क्रूज मिसाइल विच डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड रिसेंटली। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, डीआरडीओ की बात हो रही है दोस्तों। और उन्होंने एक रिसेंटली फर्स्ट इंडिया की इंडिजीनियसली डेवलप, मतलब इंडिया में बनाई गई क्रूज मिसाइल, उसका नाम क्या है, निर्भय। मोस्ट इंपॉर्टेंट में भी कवर कर सकते हो, क्योंकि इसमें खास बात क्या है कि एक तो इसका नाम निर्भय है और साथ में ये इंडिया की पहली इंडिजीनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है। और इसकी रेंज याद रखनी है 1000 किलोमीटर तक है। इसकी स्पीड मत याद रखें, 0.6 to 0.7 मैक है, लेकिन याद नहीं रखना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके पास। और ये पेलोड को कैरी कर सकती है और अलग अलग टारगेट को एक ही फ्लाइट से जो है वो इसको लॉन्च किया जा सकता है। और तीनों प्लेटफॉर्म पे इसको लॉन्च हो सकता है, लैंड, सी और एयर, मतलब तीनों में यूज किया जा सकता है। और साथ साथ निर्भया जो है वो टेरेन हगिंग मिसाइल है, मतलब जमीन के साथ घिसकर चलती है। मतलब ऐसे लगता है कि मतलब हक किया हुआ है जमीन और निर्भय ने, मतलब इतनी पास से चलती है वो, इसलिए इसको ट्रैक करना रडार पे जो है वो थोड़ा सा मुश्किल है। बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी से आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। और इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास एक मिसाइल है टोमाहॉक, और पाकिस्तान के साथ एक मिसाइल है बाबर। तो दोनों के साथ मैच करती है ये, मतलब उसी कैपेबिलिटी की ये मिसाइल है। तो इसको याद रखोगे। और ओडिशा का जो चांदीपुर कोस्ट है, वहां से हमने इसको टेस्ट किया है। और किसने बनाया है दोस्तों, डीआरडीओ। डीआरडीओ का एक आप कह सकते हो यूनिट है जिसको कहते हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, जो कि डीआरडीओ के अंदर ही आता है, उसने इसको डिजाइन किया है। तो डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। और साथ में इसके हेड कौन है, जी सतीश रेड्डी, जी सतीश रेड्डी। अगले क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, वर्ल्ड्स फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ सैपलिंग वाज प्लांटेड इन विच स्टेट। तो रबड़ का जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब लेबोरेटरी में बना हुआ रबड़ का एक पौधा जो है वो हमने कौन सी स्टेट में लगाया, और वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ सैपलिंग है जो कि कहां पे लगाया गया दोस्तों, गुवाहाटी असम के अंदर। तो आप देख सकते हो असम गेट्स द वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबड़ सैपलिंग। और यहां पे आप देख सकते हो इसके बारे में कि ये जो है वो गुवाहाटी असम के अंदर लगाया गया है, और रबड़ बोर्ड सरुत्री रिसर्च फार्म में इसको लगाया गया है गुवाहाटी के अंदर। लेकिन कहां पे लगाया गया, सिर्फ आप जो है वो स्टेट ही जो है वो याद रख सकते हैं, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसको डेवलप किसने किया, केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है, जो कि रबड़ बोर्ड के अंदर आता है। और इसके पीछे बहुत बड़ी रिसर्च जो है वो की गई थी, उसके बाद इसको डेवलप किया गया है। स्पेशली ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए डेवलप किया गया है, ताकि उनकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग ये काम कर सके। और दोस्तों इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी रिसर्च के बाद अलग अलग कंट्रीज के अंदर हमने इसको टेस्ट किया, फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इसको जो है वो अब यूज कर रहे हैं। तो असम में जो है वो इसका जो है वो अब प्लांट किया गया है इसको। और असम के चीफ मिनिस्टर आपको पता है हिमंत बिस्वा शर्मा जी हैं, रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। और साथ में याद रखना है गवर्नर कौन है, जगदीश मुखी। कैपिटल आपको पता ही है दिसपुर है। लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट एक चीज और है दोस्तों, वो क्या है, नेशनल पार्क्स असम के अंदर 7 हो गए हैं दोस्तों। पहले हमने किया था 6 हो चुके हैं, इससे पहले 5 थे। 5 कौन कौन से थे देखो, वो तो सब बच्चों को पता होगा। मानस है, काजीरंगा है, दिब्रू शैकोवा जो कि एक बायोस्फीयर रिजर्व भी है 18 में से, और नेशनल पार्क भी तो है ही, नामेरी। नेक्स्ट है हमारे पास ओरांग, औरांग, ये तो 5 थे ही थे। एक दोस्तों रिसेंटली बनाया गया था रायमोना, वो हमने कवर कर लिया था बहुत पहले, रायमोना नेशनल पार्क। और एक 7th भी अब बना दिया गया, वो कहना है दहिंग पटकाई, ये अभी जून में बनाया गया है। तो इसको याद रखना है, दहिंग पटकाई नेशनल पार्क। तो सारी चीजें हम कवर कर चुके हैं असम के बारे में, रबड़ प्लांट के बारे में। नेक्स्ट आते हैं जो कि आप पिक्चर से करोगे क्वेश्चन को। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने टॉय कैथन 2021 को जो है वो क्या किया है, उसमें एक स्पीच जो है वो अपनी दी है, क्योंकि उसकी एक सेरेमनी थी 22 से 23 जून के बीच में, और बाद में उसको 24 जून तक एक्सटेंड किया गया। उन्होंने पार्टिसिपेंट्स के साथ एक्सटेंड किया। ये 2 वर्ड से मिलकर बना है दोस्तों, टॉय हैकथन। मतलब एक चैलेंज दिया गया था खास करके युवाओं को, या आप कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरर्स को, कि आप जो है वो क्या कर सकते हो, बेस्ट टू बेस्ट आइडिया लेके आए टॉयज को बनाने के लिए। तो ये टॉय कैथन जो है वो बनाई गई थी, एक लॉन्च किया गया था चैलेंज, जिसको आप कह सकते हो इनॉग्रेट किसने किया था, ग्रैंड फिनाले। और स्टार्टिंग भी इवेंट इन्होंने जो है वो किया था स्मृति ईरानी और संजय धोत्रे, जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और आप कह सकते हो मिनिस्टर ऑफ स्टेट एजुकेशन के, उन्होंने इसका जो है वो फाइनल फेज उद्घाटन किया। और इसमें काम क्या किया गया, इसमें किया गया कि टॉयज और गेम से रिलेटेड जो इनोवेटिव आइडियाज है वो शेयर किया जा सके। बेस्ट टू बेस्ट आइडियाज को इसमें प्राइज जो है वो दिए जाएंगे।
जाएंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो मैक्सिमली टॉयज को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। 80% टॉयज इंपोर्ट होते हैं, जो कि आप कह सकते हो मैक्सिमली प्लास्टिक के बने होते हैं। प्लास्टिक आपको पता है कि किस तरह से बच्चों के ऊपर प्रभाव करता है, और मैक्सिमली हम चाइना से ही टॉय को इंपोर्ट करते हैं। तो इंडिया के अंदर इंडिजीनियसली आत्मनिर्भर भारत के ऊपर हम टॉय सेक्टर को इंप्रूव कर सके, टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही हो सके और इंडिया एक ग्लोबल हब बन सके, उसके लिए हमने इस चैलेंज को बनाया कि इंडिया के कल्चर, सिविलाइजेशन, हिस्ट्री और मैथोलॉजी, एथोस के बेसिस पे जो है वो हम टॉयज को डेवलप कर सकें। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट या वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इवन इसमें जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का भी रोल है। और आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रमेश पोखरियाल जी के अंदर आती है, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी हरिद्वार है दोस्तों। क्या है? हरिद्वार। और स्मृति ईरानी जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी अमेठी है। आप सबको पता है कि राहुल गांधी जी को उन्होंने अमेठी से हराया था। तो ये सारी चीजें के साथ अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी कंडक्टेड ए पैसेज एक्सरसाइज विद विच कंट्री रिसेंटली। आपको पता है दोस्तों, पैसेज एक्सरसाइज बहुत सी कंट्री के साथ हम करते हैं। हम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ पैसेज एक्सरसाइज कर चुके हैं, हम वियतनाम के साथ कर चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कर चुके हैं, लेकिन रिसेंटली जो है वो किसके साथ हुई है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इसमें खास बात क्या है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ने इसके अंदर जो है वो क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। और इंडिया की तरफ से कौन सी शिप ने जो है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था? इंडिया की तरफ से जो है वो INS कोची, INS तेग और पोजाइडन 8I, जो कि यूएसए से ही हम खरीद रहे हैं, MiG-29 के, इन्होंने जो है वो पार्टिसिपेट किया। इसमें पोजाइडन 8I याद रखना है, ये हम यूएसए से ही खरीद रहे हैं। और ये कहां पे हुई है? साउथ ऑफ त्रिवेंद्रपुरम, केरला के अंदर ये एक्सरसाइज किया, मतलब इंडियन ओशन रीजन में ये एक्सरसाइज जो है वो की गई है। और इसका मेन मकसद यही है कि दोनों कंट्रीज आपस में कोऑर्डिनेशन बना के अपनी अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है वो एक दूसरे को सिखा भी सकें, और एक दूसरे के साथ जो है वो हम कोऑर्डिनेशन बना सकें कि कल को कोई भी प्रॉब्लम आती है दोनों मिलकर टैकल कर सकते हैं। और रिसेंटली क्वाड कंट्रीज जो हैं, क्वाड कंट्रीज का मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ये चारों मिलके जो हैं वो क्वाड कंट्रीज बनती हैं। और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ला पेरोस। याद रखना है दोस्तों, ये फ्रेंच नेवी की एक्सरसाइज है। इसको लीड कौन कर रहा था? फ्रेंच नेवी जो है वो क्या कर रही थी? इसको लीड कर रही थी। तो इसलिए याद रखना है आपने, इस एक्सरसाइज का नाम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रेंच एक्सरसाइज है, फ्रेंच ही जो है वो इसको लीड कर रहा था, तो इसलिए याद रखना इसका नाम क्या है? ला पेरोस। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। Who addressed third Confederation of Indian Industry Northern Region Food Processing Summit 2021? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा इस क्वेश्चन को, सिर्फ कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की तरफ से किया गया, तो बाय डिफॉल्ट इसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज ही एड्रेस करेंगे। तो वो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो आप देख सकते हो यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नॉर्दर्न रीजन फूड प्रोसेसिंग समिट 2021 लॉन्च की, और उसको एड्रेस भी किया साथ में। और उन्होंने बताया कि किस तरह से 11,000 करोड़ रुपए हम जो हैं वो स्पेंड कर रहे हैं, किसके ऊपर? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स के ऊपर, ताकि फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया जा सके, अच्छी मैन्युफैक्चरिंग की जा सके। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने एक आप कह सकते हो कि स्कीम को लॉन्च किया था जिसका नाम था माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। तो उसमें 10,000 करोड़ रुपया आत्मनिर्भर भारत अभियान के ऊपर अगले 5 साल के अंदर खर्च किया जाएगा, ताकि फूड प्रोसेसिंग को और अच्छा कर सकें। तो सिंपल क्वेश्चन है, और प्रोसेस्ड फूड जो है उसके ऊपर जो है वो हम काम कर सके, इसके ऊपर जो है वो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने हाईलाइट किया इसको। CIA को याद रखना है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री 1895 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, लेकिन तब नाम कुछ और था, नाम था इंजीनियरिंग एंड आयरन ट्रेड एसोसिएशन। इसके डायरेक्टर जनरल आजकल कौन है? चंद्रजीत बनर्जी हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। और आप नरेंद्र सिंह तोमर जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी याद कर सकते हो, मोरेना। अब तो बच्चे जो है वो मतलब सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी याद करवा देनी है मैंने आपको। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और टेलीग्राम ग्रुप को यार ज्वाइन कर लें। यही एक मोटिवेशन है जो आप हमें प्रोवाइड कर सकते हो। वो कैसे? ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वीडियोज़ को अपने ग्रुप्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करके। और दोस्तों इसमें क्वेश्चन है, ट्राइटन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सेटअप 2100 करोड़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन विच स्टेट। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हमने जो है वो इंप्रूव करना है, ताकि एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम हो सके। और ट्राइटन जो ऑलरेडी एक बहुत बड़ी कंपनी है, जो आप कह सकते हो कि लिथियम आयन बैटरीज को तो बनाती है, साथ में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बनाती है। और ये अब इंडिया के अंदर एक प्लांट लगाने जा रहे हैं। वो कहाँ पे लगा रहे हैं? तेलंगाना के अंदर। तेलंगाना में एक जगह है जहीराबाद, वहां पे इसको लगाया जा रहा है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का भी टारगेट है कि 30% व्हीकल्स जो हैं वो 2030 तक हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे। ये टारगेट उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ है। अब अगले 5 साल के अंदर जो है वो 50,000 व्हीकल्स बनाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। 2100 करोड़ रुपए
से ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो लगाया जाएगा, इसमें स्मॉल ट्रक्स होंगे, लग्जरी कार्स होंगी, रिक्शाज होंगे, ई रिक्शाज होंगे, ये सारे बनाए जाएंगे और इसमें एम्प्लॉयमेंट भी तो जनरेट होगी। 25,000 पर्सनस की एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे जनरेट हो सकती है, ये आइडिया है। और तेलंगाना के बारे में याद रखना है, कैपिटल तो हैदराबाद है, गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन है जो कि पुडुचेरी के भी गवर्नर हैं, चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैं। लेकिन यहाँ पे आप 2 नेशनल पार्क, इवन 3 भी याद कर सकते हैं। एक तो मुरुगावनी है, ये तो बहुत फेमस है, आपने याद रखना है, ज्यादातर बच्चों को नहीं पता होता। महावीर हरीना नेशनल पार्क है, महावीर हरीना वनस्थली नेशनल पार्क है। एक है कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी, कासू ब्रह्मनंदा रेड्डी नेशनल पार्क, या कासू रेड्डी भी आप याद कर सकते हो। तो ये तीनों नेशनल पार्क तेलंगाना के अंदर इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट आते हैं 275 मिलियन पीपल यूज ड्रग्स वर्ल्ड वाइड इन 2020। तो सिर्फ आप थोड़ा सा याद रख सकते हो, क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी रिपोर्ट्स होती हैं ये ज़्यादातर आपको इन्फॉर्मेशन या यूपीएससी के या सीडीएस के एग्जाम के लिए, या जो भी यूपीएससी कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी ना किसी तरह से ड्रग यूज करने से जो है वो डिसऑर्डर्स जो है वो क्रिएट हुए बॉडी के अंदर। तो 275 मिलियन लोगों ने जो है वो वर्ल्ड वाइड ड्रग्स का यूज किया 2020 के अंदर। और ये रिपोर्ट जो है वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, UNODC की तरफ से। इसका मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, व्याना के अंदर। और काफी बच्चे इसको पहली बार सुन रहे होंगे, व्याना के अंदर। नेक्स्ट आते हैं वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें पहला पॉइंट है इंडियाज बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो इंक्रीज टू 56% इन 2020 बट स्टिल बिहाइंड पीयर्स। ये किसकी तरफ से दिया गया है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट की तरफ से डाटा दिया गया है। 5 साल में सबसे बड़ी फिगर है 56%, और 2016 में ये रेशियो जो है वो 59% तक थी, लेकिन अभी 56% तक है। मे बी हम अगले या उससे अगले साल तक क्रॉस कर सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि आपके लिए बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो बेसिकली अगर अच्छा ज्यादा हो तो मतलब इसका क्या मतलब है, कम हो तो इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा सा आप बैंकिंग के स्टूडेंट देख सकते हैं। जो बैंक क्रेडिट टू जीडीपी रेशियो है, इसका मतलब है, इससे पता लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है नहीं, मतलब कितनी लैंडिंग मार्केट में हुई है उसका पता लग जाता है, कितना क्रेडिट हमने जीडीपी को दिया है वो मतलब पता लग जाता है। तो अगर ये ज्यादा है, बाय डिफॉल्ट हमने क्रेडिट ज्यादा दिया है, मतलब पैसा ज्यादा मार्केट में गया है, तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगी। अगर कम गया है मार्केट के अंदर, लैंडिंग कम हुई है, तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ भी क्या होगी, कम, क्योंकि पैसा जो है मार्केट में इन्वेस्ट नहीं होगा। तो इससे हमें पता लग रहा है कि अगर ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब ग्रोथ मार्केट में हो सकती है आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। तो इसको याद रखना है। और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए। 1930 में इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण किया गया था और ये इसका हेडक्वार्टर बेसल स्विट्जरलैंड के अंदर। आप जब बेसल नॉर्म्स करते हो तब आपको पता लगता होगा इसका। और चेयरमैन को नहीं याद रखना, मेंबर कंट्री 63 सेंट्रल बैंक से इसके। नेक्स्ट, रिलायंस इंडस्ट्रीज टू इन्वेस्ट INR 75,000 करोड़ इन क्लीन एनर्जी बिजनेस, क्योंकि सबको पता है कि आजकल इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लीन एनर्जी का ही जो है वो होगा, क्योंकि क्लीन एनर्जी को हमने जनरेट करना है, तभी जाके जो है वो हम अच्छी इकोनॉमीज में जो है वो आ सकते हैं। और रिलायंस इसके अंदर जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा 75,000 करोड़। और आपको पता है कि रिलायंस की अभी 44th एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ये निर्णय लिया है। नेक्स्ट, इंडियाज इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट मार्केट टू रीच $63 बिलियन बाय 2025। तो ये 2025 तक का लक्ष्य है कि इतने पहुंच जाएगी। लक्ष्य नहीं आप कह सकते हो, एक डाटा है जो नासकॉम की तरफ से दिया गया है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज की तरफ से, जो कि आप कह सकते हो कि 1988 में बनाई गई थी। सेबी का सेम ईयर है 1988, 1992 में सेबी स्टैट्यूटरी बनाई गई थी, लेकिन नासकॉम 1988 में। इसके प्रेसिडेंट चंद्रशेखर हैं और इसके चेयरमैन प्रवीण राव हैं। Next, Euphlyctis Kerala, a new species of skittering frog discovered around Thattekad Bird Sanctuary। तो मेरी प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत हो सकती है क्योंकि साउथ इंडियन कुछ वर्ड हैं, लेकिन आप यहाँ पे याद रखोगे यूफ्लिक्टिक्स केरला, ये एक फ्रॉग की किस्म है, आपने ये याद रखना है सिर्फ। और ये कहाँ पे मिली है, ये थाटेकड बर्ड सेंचुरी में मिली है, जो कि कहाँ पे, केरला के अंदर। डे ऑफ द सी फेयर 2021 25 जून को जो है वो मनाया गया। मतलब आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि सी फेयरर्स का दिन जो है वो ये बनाया गया, और ये 25 जून को मनाया गया। इसको इसलिए मनाया जाता है जहाँ की जो समुद्र में लोग ट्रेड करते हैं और उनका कितना बड़ा योगदान है, और लोगों को अवेयरनेस भी क्रिएट करते हैं कि कितना बड़ा जोखिम लेके जो है वो लोग जो हैं वो सी ट्रेवल के अंदर जो है जहाँ ट्रेवलिंग करते हैं सी के थ्रू, तो मतलब उसके बारे में जानकारी देता है। इस यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है जो इसके बारे में चिंता करती है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, जो इस दिन को सेलिब्रेट भी करती है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण 1982 में हुआ था। और दोस्तों बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन आई से स्टार्ट हो रही है, ओ पे खत्म हो रही है, उसका हेडक्वार्टर सर जिनेवा नहीं होता।
तो भाई एक्सेप्शंस हैं, ये तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड आपके पास आई और ओ या डब्ल्यू और ओ, डब्ल्यू पे स्टार्ट होने वाली, ओ पे खत्म होने वाली, जनेवा ही लगा देते हो आप। लेकिन आईएमओ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है दोस्तों। कहां पे है? लंदन में। वैसे इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में हो गई थी, 1948 में, लेकिन इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन नाम जो है वो 1982 में रखा गया था, क्योंकि इसके पहले नाम जो था वो कुछ और था, आईएमसीओ कहा जाता था शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, इंटर गवर्नमेंट मैरीटाइम कंसल्टेटिव ऑर्गेनाइजेशन शायद कहा जाता था, लेकिन 1982 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। नेक्स्ट, वर्ल्ड विटिलिगो डे 2021, 25 ऑफ जून। तो आपने देखा होगा कि आपकी बॉडी के ऊपर या किसी भी बॉडी के ऊपर कुछ वाइट कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं तो उसको विटिलिगो कहा जाता है। तो 25 जून को ये अवेयरनेस क्रिएट करता है विटिलिगो के बारे में, जो कि एक रेयर स्किन डिजीज है। 1 से 2% ग्लोबल पॉपुलेशन को ये बीमारी कह सकते हो या जेनेटिक डिसऑर्डर कह सकते हो, मतलब उसके बेसिस पे ये है। और ये दिन जो है वो माइकल जैक्सन, जो कि अमेरिकन सिंगर थे, सबको पता है, किंग ऑफ पॉप कहा जाता है, उनको भी विटिलिगो थी, उनसे डायग्नोज किया गया, उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह करवाई थी, तो इसलिए 25 जून को ये सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 25 जून को माइकल जैक्सन का देहांत हुआ था 2009 में। तब मतलब इस दिन की शुरुआत की गई, उससे अगले साल से। तो इस बार 11th हम ये विटिलिगो डे जो है वो बना रहे हैं। और इस बार का थीम क्या है? एम्ब्रेसिंग लाइफ विद विटिलिगो। मतलब ऐसे नहीं कि विटिलिगो हो गया है तो उसको हम मतलब अलग थलग कर दें, मतलब उसके साथ भी, मतलब ये कोई आपको वैसे बीमारी जो है वो खराब नहीं करती, सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कुछ आपको वाइट वाइट स्पॉट्स दिखेंगे तो उसको कह सकते हो आप। तो इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन है विटिलिगो स्पोर्ट एंड अवेयरनेस फाउंडेशन, जिसका हेडक्वार्टर नाइजीरिया में है। याद नहीं रखना, हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं 25 जून 2021 के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या था? विच सेक्शन वाज एडेड इन द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट टू इंक्लूड द कोऑपरेटिव बैंक्स अंडर इट्स प्रीव्यू। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर कोऑपरेटिव बैंक्स को डाला गया था ताकि इसको भी रेगुलेट किया जा सके। 1965 में ये हुआ था दोस्तों। तो फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में एक सेक्शन ऐड किया गया था, वो सेक्शन कौन था? सेक्शन 56। तो आंसर क्या होगा इसका? बी होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहता है? हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन बैंकिंग नेशनलाइजेशन वाज डन इन 1969। आपको पता है 2 बार में नेशनलाइजेशन हुई थी, 1969 में और 1980 में। 1969 में 14 बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था, 80 में 6, मतलब 80 के एंड तक 20 बैंक्स नेशनलाइज हो गए थे। तो आपने बताना है प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब 1969 में नेशनलाइजेशन की गई थी। आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। यही मोटिवेशन है जो आप दे सकते हो बार बार। आपने सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को कहना है, अपने ग्रुप्स में इसको अपने मैसेज को डालना है, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम रीच बढ़ाई जा सके और आपके लिए मैं और तरह के काम भी जो है वो कर सकूं। तो गाइस आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे और इस बेल बटन को प्रेस कर दे, और साथ ही साथ जो है वो आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप इसी तरह से वीडियोस को देखते रहोगे डेली और साथ ही साथ पीडीएफ को पढ़ते रहोगे तो आपका करंट अफेयर सेक्शन कभी भी गलत नहीं होगा। और आप हमारी पीडीएफ को सब्सक्राइब कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन के थ्रू। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 1 साल या 2 साल की सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ, इस कोड को यूज करके। और गाइस लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना, हमेशा खुश रहें। खुश रहोगे तो एग्जाम भी जल्दी क्लियर होगा। और इसी तरह से वीडियोज़ को देखते रहें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।